चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज जैसे भाई चुनाव निपटा है, कांग्रेस का बूम था कि भाई कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है, लहर है लहर है लहर है, और बीजेपी उस लहर को धूमिल कर देती है। क्या कारण रहे जानेंगे। आज अपने साथ बहुत ही सीनियर पत्रकार साथी राजेंद्र शर्मा जी है। कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। सोनू भाई, सबसे पहले आप लोगों को भी नमस्कार है, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट है कि कोई नई जानकारी उनको मिले। तो आज दर्शकों के लिए एक चुनावी जो विश्लेषण है जमा घटा का सभी पार्टियों ने अपने आंकलन कर लिए हैं, और ऐसे में जो पत्रकार हैं वो भी कहीं ना कहीं क्रिया और प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं। कहीं पे कोई समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं कि भी जिस हिसाब से, जैसे आपने जिक्र किया सोनू भाई, कि भाई लहर, जैसे एक बार आपने देखा होगा, इस बार तो ये कहते थे हुड्डा साहब की आंधी है, आंधी। हाँ। कई जगह सुनामी भी सुना गया। हाँ। लेकिन सोनू भाई, सुनामी कब धूमिल पड़ गई ये खुद कांग्रेस को भी नहीं मालूम था, और हुड्डा साहब को भी मालूम नहीं था कि ये क्या हो गया। और खुद जो 15 से 20 पे अटके हुए थे, और उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनी। जैसे जैसे समय गुजरा, 12 बजे के आसपास 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई, और 12 बजे तक जैसे जैसे तस्वीर ने एक बदलाव दर्शकों के बीच में लाने का प्रयास किया। पर्दा था बीच में, पर्दा हटता चला गया, पर्दा हटता चला गया, और जहां पर लड्डू और जलेबियां बनी हुई थी वो कहीं न कहीं आशा निराशा में बदलती नजर आई, और जहां निराशा थी वहां पे आशा की किरण बंधती चली गई। ये इस बार पूरे अगर हरियाणा का इतिहास की बात करें सोनू भाई, 1966 से लेकर के आज तक सबसे बड़ी तो बात यह है कि पहली बार कोई पार्टी यानी तीसरी बार सरकार बना रही है। तो एक इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में पहला एक ऐसे एक समीकरण बना है जब तीसरी बार किसी पार्टी ने सरकार बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये कहते हैं ना, एक संजीवनी बूटी, जैसे कहते थे कि एंटी वेव है, बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में माहौल है, लेकिन वो माहौल कैसे एक उम्मीद में बदल गया, ये ना बीजेपी वालों को पता लगा और ना कांग्रेस वालों को पता लगा। दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की तो आप बात क्या करें कि चलो इलेक्शन ये था कि भैया तो बीजेपी है, या फिर जो बीजेपी को हरा रहा, जैसे लोकसभा की प्रतिक्रिया थी वही है सेम। सोनू भाई, सेम प्रतिक्रिया रही। और आपने देखा कि जो पार्लियामेंट का चुनाव था उसमें तो कहीं ना कहीं ये था कि 50-50 पे बात आ गई थी, लेकिन इतना नहीं था कि जो ये विधानसभा में ऐसा एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तो उम्मीद तो कांग्रेस की थी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं बाजी मार गई। तो ये एक बहुत बड़ा एक हरियाणा के अंदर, इसको हम एक अगर पॉजिटिव वे से देखें तो इसको हम एक अच्छा भी कहेंगे कि पूर्ण बहुमत की सरकार कोई आई है। बेशक वो कांग्रेस की आती, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाती तो भी फायदेमंद था। अब बीजेपी के पक्ष की लहर चली तो वो बीजेपी बना गई, तो बीजेपी वालों के लिए तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो गया। जैसे टिकटॉक का वितरण चल रहा था कांग्रेस का, और 10 दिन तो उन्होंने इसमें निकाल दिया कि भाई हमने आम आदमी के पार्टी के साथ गठबंधन में जाना है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में जाना है। गठबंधन होता नहीं। हुड्डा साहब को ये था कि भाई हमें जरूरत ही नहीं है, किसी की साखियों की जरूरत नहीं है, लोग बिना मांगे वोट देंगे हमें। तो उसका कितना नुकसान हुआ कि भाई इन्होंने उचित नहीं समझा कि आम आदमी पार्टी को 3, 4 या 5 सीटें दे दें। सोनू भाई, जो बीजेपी के साथ 2019 में हुआ वही सेम पोजीशन आज हुड्डा के साथ हुई, कांग्रेस के साथ हुई। बीजेपी और कॉन्फिडेंट थी, जिसको कहते हैं कांग्रेस, सॉरी माफी चाहूंगा, कांग्रेस वो इतने उत्साह में थी कि हमारी सरकार बनी पड़ी है, लोकसभा में 5 आ गई था ना जी, तो उनको कॉन्फिडेंस था। लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि समीकरण और भी कुछ हो सकते हैं। तो जिस हिसाब से बीजेपी ने 2019 में नारा लगाया था अब की बार 75 पार, लेकिन विपक्ष नारा लगा रहा था अब की बार जमुना पार, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति इस बार कांग्रेस के साथ बनी। कांग्रेस उम्मीद में थी कि हमारी 60 से ऊपर सीटें आ रही हैं और बहुमत की हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनावी रुझान आते गए, शुरुआती दौर से तो लगा कि कांग्रेस इस बार 67 पे, कहीं ना कहीं आपने देखा कि दर्शकों को भी था भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, खुद मान रहे थे कि भाई इस बार तो बहुमत कांग्रेस का आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और 2 घंटे के बाद जो तस्वीर बदलकर सामने आई उसने सबको चौंका दिया।
खुद बीजेपी वाले हैरान हो गए, जिन्होंने कोई लड्डू जलेबियां तैयार नहीं की थी। वो तो ये था कि भाई, आपको याद हो तो जी। जिस दिन वोटिंग हुई थी मैंने आपके पास फोन किया था, हाँ माँ जी क्या रहेगा इस बार, आप कह रहे थे कि भाई कांग्रेस सरकार बना सकते हैं। हाँ। मैंने कहा था कि बीजेपी इतनी कमजोर मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, आपने भी कहा था बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं जो जजमेंट था आपका, वो बहुत कुछ बयान करने वाला था कि बीजेपी, खुद बीजेपी वालों को ही नहीं पता था कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं नायब सैनी जरूर जो है ना एक विश्वास में थे कि हम सरकार बनाएंगे। जो एग्जिट पोल हैं कहीं ना कहीं ये धरे के धरे रह जाएंगे, और यही हुआ। जितने भी एग्जिट पोल हरियाणा के आज तक एग्जिट पोल से सिद्ध साबित नहीं हुए, सिद्ध साबित नहीं हुए थे, और इस बार ऐसा हुआ। इस बार भी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में चुनाव था, छत्तीसगढ़ में था, राजस्थान में था, जो समीकरण वहां बदले, और एग्जिट पोल ने वहां भी कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से दिखाई थी। तो वही स्थिति हरियाणा में हुई। एग्जिट पोल फेल हुए और बीजेपी ने फिर तीसरी बार सरकार बनाई। जो हुड्डा साहब एकदम से बैकफुट पे आए हैं ना, कारण नाराजगियां देखी जाती है कि भाई शैलजा जी नाराज थी, रणदीप जी नाराज थे, किरण को भी मतलब कि ये सोचो कि भाई भगा ही दिया था, पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इन चीजों का कितना नुकसान हुआ है कांग्रेस को? देखो, ये साफ तौर हुड्डा पर साहब को हाईकमान ने बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया। सोनू भाई, साफ तौर पर नुकसान देखने को मिल रहा है। कहीं भी कुमारी शैलजा ने स्पष्ट तौर पर एक जिस तरीके से वोट मांगने चाहिए, या लोगों में एक विश्वास के साथ लोगों से बात करनी चाहिए, तो वो जो नाराजगी है कुमारी शैलजा की, वो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में भी दिखी है। और उन्होंने कहा कि जहां मान सम्मान या आत्म सम्मान ना हो, एक सभा में हम सुन रहे थे, इसी सभा में, वहां भी जो कुमारी शैलजा है, उन्होंने एक ही बात को अहमियत ज्यादा दी, पार्टी के लिए वोटों की बात कम कही। एक बात कहा कि जहां आत्म सम्मान, जहां पे मान सम्मान ना हो, तो कहीं ना कहीं इशारा कुछ कर रहा था कि अंदरूनी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे से, उनके विचारों से साफ तौर पर नजर आ रही थी। और रणदीप सिंह सुरजेवाला की नाराजगी भी कहीं ना कहीं थी, क्योंकि जो टिकट वितरण को लेकर के थी, वो शैलजा की तो नाराजगी थी ही, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी नाराजगी थी। और कहीं ना कहीं हुड्डा साहब का जो एक अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, वो कहीं ना कहीं उसको अगर हम अहंकार कहें या अपना एक ओवर कॉन्फिडेंस, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक नुकसानदायक साबित हुआ। जो हुड्डा साहब का ओवर कॉन्फिडेंस था ना जी, कि भाई मैं सत्ता में आ रहा हूँ, लोग बिना मांगे मुझे वोट देंगे जी, क्या सिर्फ जाटों का रुख देखते हुए, कि जाटों का रुझान था कि भाई एक तरफा कांग्रेस को वोट करना है, उसमें इतनी मात खा गए? यहाँ पे सोनू भाई बड़ा ही एक जो बात आपने छेड़ दी है, उस बात को दर्शकों तक पहुंचाना और दर्शकों की जानकारी में लाना बहुत जरूरी है। हरियाणा में कहीं ना कहीं जाट और नॉन जाट का मुद्दा, इस चुनाव में बीजेपी ने उसको भुनाने का पूरा प्रयास किया है। जबकि हुड्डा साहब की अगर हम कमजोरी कहें, तो हुड्डा साहब सिर्फ एक जाट वोट बैंक तक सीमित रहे, और दलित समाज के ऊपर उन्होंने पकड़ ढीली करी, यानी नॉन जाट पे उनकी पकड़ ढीली रही। एक ही पार्टी को, एक ही कास्ट को, कौम को ज्यादा उन्होंने अहमियत देना शुरू किया, और उन्हीं में, जबकि उनको पता था कि जनरल वोट बंटने वाले हैं, तो उनकी थोड़ी सी अनदेखी नॉन जाट की, यानी ओबीसी समाज की और एससी समाज की, वो उनके लिए भारी हरियाणा में पड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे ये कहते हैं उचाना सीट से मान के चलो, जी जी, दिलबाग शंडिल जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, इनके खास थे हुड्डा साहब के, विकास काला, और वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट मिल जाती है, वो निर्दलीय कूद जाते हैं चुनावी रण में। जी, हुड्डा साहब चाहते तो जैसे लहर थे ना, ये भी था कि भाई जनता के मन में ये भी थे कि भाई सत्ता आ रही है, हुड्डा साहब चाहते तो उनको बिठा सकते थे। निर्दलीय ने भी तो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने का काम किया है, बहुत खेल बिगाड़ा है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और लोग साथ में ये कहते हैं कि भाई हुड्डा साहब ने खड़े करे थे, जो खटकते थे ना हुड्डा साहब को, भाई हाँ टिकट तो इसको देनी पड़ेगी, लेकिन इसको हरवाना है। आप ये देखिए, लोगों के माइंड में एक बात है ना, आपने सुनी हो कि भाई हुड्डा साहब स्वयं मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस को 40-45 से ऊपर सीटें नहीं दिलाना चाहते, कहीं हुड्डा साहब के नंबर कट जाए जैसे भजन लाल के कटे थे। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये कहीं ना कहीं इतिहास दोहराया है हुड्डा साहब ने भी। और आरोपों पे शुरू से लगते रहे, आम जनता ये आरोप लगाती है कि भाई हुड्डा साहब स्वयं नहीं चाहते कि भाई कांग्रेस की 45-46 से ऊपर सीटें आई। देखो,
इसमें जो ऐसा कहना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा कि नहीं, जनता में तो बातें हाँ, चलती है ना, जनता- आप भी फील्ड जनता में उतरे हो। चाहती है। लोग ये बात चलाते थे या नहीं जी, चलाते थे? नहीं, लोग चलाते थे, पर क्या हुड्डा साहब वाकई ये चाहते थे कि वो 40-45 से ऊपर सीटें ना आए और जो दबदबा है वो हुड्डा साहब का बना रहे? ऐसा नहीं। उचाना सीट की जहां सोनू भाई आपने बात की है, उचाना में एक बहुत बड़ा समीकरण बदला है। आप देखिए, प्रेमलता के टाइम में जब प्रेमलता को चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी को टिकट मिला तो बीजेपी वहां से जीती थी, लेकिन इस बार कोई माहौल बीजेपी का नहीं था कि बीजेपी वहां से सीट जीते। यानी 32 वोटों का, दर्शकों को भी मालूम है कि देवेंद्र अत्री एक साधारण परिवार से आए हुए युवा और 32 वोटों से अपनी जीत जो दर्ज करते हैं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह एक जीती हुई बाजी को हारे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं लोगों के जहन में और खुद कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा ये एक सोचने वाली बात है। आप ये देखिए, अगर निर्दलियों की बात करें या आम आदमी पार्टी की भी थोड़ा एंट्री करें, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने भी वहां कुछ वोटें हासिल की हैं। 2500 प्लस वोटें ली हैं। 2500 प्लस वोटें ली हैं। अगर वही वोटें इनका, अब बात आ जाती है गठबंधन की, तो हुड्डा साहब को ये पता था कि कांग्रेस खुद अकेले हरियाणा में सरकार बनाएगी, हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं अपने एक आत्म सम्मान को बनाए रखने के लिए कि हम सर्वे सर्व हैं, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, और उसका नुकसान आप हरियाणा में देखिए, कुछ जगह ऐसी सीटें हैं जहां पर 1000 से 2000 तक का मार्जिन वोटों का रहा, जहां पे कांग्रेस हारी है। और अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता तो बड़ी आसानी से 10 सीटों पर हुड्डा साहब और लीड ले जाते, तो सरकार कांग्रेस की बन जाती। और निर्दलियों ने भी, जो आपने बात कही, निर्दलियों ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो जहां 32 वोटों की अगर बात की जाए तो वहां दूसरा पक्ष आप देखिए, अगर 2500 वोट कोई प्रत्याशी वहां पर ले रहा है या निर्दलीय प्रत्याशी अच्छी वोटें ले रहे हैं, तो आप देखिए कि नुकसान किसका हुआ। बीजेपी का नुकसान वहां पर नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो सिर्फ कांग्रेस का हुआ। जैसे गोगी साहब का बयान आया है, जी बिल्कुल, मौजूदा विधायक थे हाँ, असम शमशेर से, सिंह अब तो गोगी, पूर्व विधायक हो गए हैं, बिल्कुल शमशेर सिंह गोगी जी। वो कहते हैं कि भाई राहुल गांधी जी आते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आते हैं, रैली पे सारा खर्चा मैं करता हूँ, और आके स्टेज से चुनावों के टाइम भी मेरा नाम नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने हराने का काम किया है गोगी साहब को। देखो समझते थे कि भाई गोगी के, हुड्डा साहब के गुट का व्यक्ति नहीं है ना, गोगी साहब आते हैं सैलजा गुट से। देखो सोनू भाई, ये बिल्कुल स्पष्ट है, और इसमें मेरे हिसाब से कहने में कोई नहीं, जब अतिशयोक्ति भी रैली नहीं है। आती है ना और चुनावी माहौल होता है, तब तो नेता हाथ उठाता है ना इसका साथ भी, और उन्होंने नाम भी नहीं लिया जी। देखो कमाल की बात है ना। देखो इस चीज ये के मतलब लिए कि हुड्डा साहब भी चाहते थे कि भाई सत्यानाश हुआ, ऐसे लोगों को लेपना चाहते थे, और उस दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद का नुकसान कर बैठे, कांग्रेस का नुकसान कर सोनू भाई, इसमें कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि शमशेर सिंह जी गोगी, जो पूर्व विधायक ही कहेंगे, उन्होंने जो रोना रोया कि भाई राहुल गांधी के असंध में आने पर मेरा स्टेज से नाम भी नहीं लिया गया, तो वाकई उनका दर्द साफ तौर पर नजर आता है, और उनका दर्द वाजिब भी है। जब एक मौजूदा विधायक का, एक प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और उनका नाम मंच पर राहुल गांधी के सामने नहीं लिया जाता, तो कहीं ना कहीं शमशेर सिंह गोगी की अनदेखी हुई। और खुद गोगी साहब ने कहा कि मेरे को हराने का काम किया है तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, और इसी कानून के सवाल उठते हैं ना, तभी वो सवाल उठ रहे हैं। चाहता है कि भाई 40-45 से ऊपर सीटें ना, तभी तो उनके ऊपर सवाल उठते हैं जी, ऐसे काम करते हैं हुड्डा साहब। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने जो जिक्र किया है कुमारी शैलजा गुट का, तो कुमारी शैलजा के गुट के माफी चाहूंगा, शमशेर सिंह गोगी ये उस गुट से रहे हैं, तो क्या हुड्डा साहब ने जानबूझकर ही उनको इग्नोर करने का असंध में प्रयास किया कि गोगी ना जीते और शैलजा का दबदबा ना बने, उसका एक विधायक उसके गुट का ना बने? तो गोगी साहब का तो रोना जो है ना साफ तौर पर नजर ही आया, और कहीं ना कहीं उनका दर्द झलका भी है। जैसे अम्बाड़ा है जी, कांग्रेस चित्रा की टिकट कट जाती है और प्रत्याशी को टिकट मिल जाती है, वहां से चित्रा निर्दलीय खड़ी हो जाती है। हुड्डा साहब का भी पूरा आशीर्वाद की था चित्रा सरवारा पे। ये नुकसान किसको पहुंचा रहे थे फिर हुड्डा साहब? नुकसान तो ये दर्शकों को और हमें कहने में कोई
मतलब कोई वो ही नहीं है कि भाई स्पष्ट तौर पर आ रहा है कि अगर नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस का पहुंचा है दूसरे प्रत्याशियों को लेकर के, गुटों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आपसी फूट रही या आपस का जो मतभेद रहा, आपस में एक सीएम चेहरे को लेकर के, वो बहुत बड़ा एक नुकसान का कारण कांग्रेस के लिए बना है, और जिसका फायदा बीजेपी को ओबीसी कैटेगरी पर पूरा ध्यान फोकस करना और दलित समाज के वोटों को अपने साथ जोड़ना, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा साबित हुआ है, खास करके 2024 विधानसभा चुनाव में। कल मेरे पास फोन आया रिजल्ट आने के बाद परसों जी, कांग्रेस के थे बेचारे, सरकार सत्ता नहीं आई, 10 साल से दूर हैं, सत्ता से निराश भी थे। कहने लगे जो ये हुड्डा साहब है ना हमारे, जो मुख्यमंत्री की चाह रखते हैं, ये अपने पुत्र को सीएम बनाना चाहते हैं हरियाणा में, इन्होंने है ना पूरी कांग्रेस को अजगर की तरह निकल दिया। हुड्डा साहब के कारण तो कहते हैं कि भाई 35-37 सीटें आई है। नहीं भाई साहब, उन्हें गिनाए ने विनोद शर्मा थे, होते थे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होते थे, अरविंद शर्मा होते थे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होते थे, राविंदरजीत सिंह जी होते थे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होते थे, धर्मवीर जी होते थे बहुत बड़े नेता होते थे कांग्रेस के, कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़े नेता होते थे कांग्रेस के, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और अनेकों ऐसे नाम उन्होंने गिनाया। ने इनको सबको निगल दिया, किसी को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। शैलजा के साथ भी तो वही कर रखी था, बस शैलजा ने पार्टी छोड़ दी नहीं, लेकिन शैलजा को भी पूरा मजबूर किया गया कि भाई ये पार्टी छोड़ के चल जाए, ये कांट और निकल जाए, फिर हुड्डा के रास्ते साफ है। सोनू भाई, ये तो कहते नहीं कमार वाले तो कई एक दूसरा कांटा काटने में लग रहे हैं, न सरकार तो कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हुड्डा साहब की जब से कमान हरियाणा में आई है, तो आप बड़े बड़े नेताओं ने जिन्होंने भी कांग्रेस में अपना एक कद बढ़ाने का सोचा, तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने उन पर लगाम लगाने का काम किया। जितने भी नाम आपने लिए हैं, चाहे राविंदरजीत हो, यस, चाहे चौधरी अरविंद शर्मा हो, और आप किरण चौधरी की बात करें, देखो बहुत बड़ा एक नाम है और बीजेपी में आने के बाद कहीं ना कहीं मान सम्मान किरण चौधरी को मिला, और बीजेपी को बेनिफिट, और बीजेपी को उस चीज का कम से कम भिवानी में बहुत बड़ा एक फायदा हुआ। और श्रुति चौधरी की जो सीट है विधानसभा की, वो भी तोसाम वाली सीट कहीं ना कहीं बीजेपी की झोली में आई, तो बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को कांग्रेस के रूठे हुए नेताओं से, और बीजेपी ने उनसे फायदा उठाया। राव इंद्रजीत सिंह की बात की जाए तो अहिरवाल क्षेत्र में कितना बड़ा एक उनका दबदबा है, और कांग्रेस से अलग होने के बाद वहां बीजेपी ने वहां पे कमान में लिया, और वो सीटें बीजेपी के अहिरवाल क्षेत्र की बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। एक हरियाणा में सरकार बनाने में अहिरवाल क्षेत्र का बहुत बड़ा एक रोल साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस का एक हाईकमान की बात नहीं समझ में आती जी कौशल जी, इतने बड़े बड़े दिग्गजों को निकाल दिया हुड्डा साहब के कारण, नाराज होकर वो लोग चले गए हैं। जिस व्यक्ति के कारण चले गए वो आज भी फ्री हैंड छोड़ दिए, इलेक्शन में भी कुछ भी नकेल नहीं कसी जा रही। हाई कमान भी ऐसी कौन सी रख दबा के रखते हैं। लोग ये कहते हैं जो धरातल पे जाते हैं ना, ने इन्होंने तो कहा भाई बाड्रा साहब को अच्छा फायदा पहुंचा रखा है, और वही रग हुड्डा साहब के पास है, उसी से ये टिकटें वितरण करते हैं वहीं से ही। देखो कहीं ना कहीं हाई कमान के दिमाग में भी ये बात रही है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा रखना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। और लेकिन धरातल पर अगर एक ग्राउंड लेवल पे बात की जाए तो ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दूसरे, जो शैलजा की बात की जाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो चहेते हैं, समर्थक हैं, उनमें इसी बात का रोष रहा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही पूरी हरियाणा की कांग्रेस पर एक सर्वस्व है, जो वो चाहे। कहते हैं ना कि भाई कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है जी, ये कहते हैं कांग्रेस वाले स्वयं कहते हैं, इनका हमारी पार्टी राष्ट्रीय छोटी का है, सारी टिकटें तो हुड्डा बांटता है। हाईकमान तो कुछ भी एक्शन नहीं लेती, क्षेत्रीय दल बना के रख दिया हरियाणा में कांग्रेस के तो हुड्डा साहब ने। तो इस बार रिजल्ट सामने ही है। अगर वो लोग जो कांग्रेस के ही नेता ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो वो तस्वीर भी तो सामने साफ तौर पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दूसरे बड़े नेताओं के कांग्रेस के उनकी अनदेखी होना, तो वो रिजल्ट तो अभी 2024 का सामने ही आ रहा है। तो अगर सबको साथ लेके और एक आपसी बैठ के एक मतभेदों को भुला करके एक अच्छा तालमेल आपस में बिठाया जाता, शैलजा की भी अनदेखी ना होती, रणदीप सुरजेवाला की भी टिकटों में अनदेखी ना होती वितरण में, तो कहीं ना कहीं जो बाजी कांग्रेस
हारी है। रणदीप जी पुंडरी का ही उदाहरण ले लो। रणदीप जी चाहते थे कि भाई सतवीर भाणा को टिकट मिले और वो मात्र 2200 वोटों से हारे निर्दलीय उठकर भी, तो यहाँ तीसरे चौथे नंबर पे चली गई। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसे रणदीप सुरजेवाला की बात हो या शैलजा के प्रत्याशियों की बात हो जो उसके पक्ष के थे, उनकी अनदेखी करना नुकसानदायक ही रहा है और उसी का फायदा बीजेपी को मिला है। अगर थोड़ी सी वोटों में कांग्रेस स्ट्रांग होती तो आज जो स्थिति कांग्रेस की है वो देखने को ना मिलती। तो ये तो साफ तौर पर आपको भी पता और दर्शक भी देख रहे हैं, किसी से ये बात अनभिज्ञ नहीं है ना छुपी है कि कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के ऊपर ये सवालिया निशान इस चुनाव में कम से कम साफ तौर पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपने सुनी हो कौशल जी, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह की रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जी। वो फोन पे किसी से बात करते हैं कि भाई वीरेंद्र सिंह जी को चुनाव कहाँ से लड़वाओगे लोकसभा का, जब वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आते हैं। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि भाई सोनीपत से नहीं, सोनीपत से क्यों नहीं, कहीं हिसार से लड़ेंगे। जो उनके साथ बात कर रहा था, कौन कर रहा था, वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर हुड्डा साहब है ना जो, ये नुकसान पहुंचा देंगे जी। अजय तो सोनू भाई ये तो बात जी रिकॉर्डिंग वायरल होती है, कहते कि भाई हुड्डा के कई एमएलए हैं यहाँ सोनीपत में, ये नुकसान कर देंगे, हम हिसार से चुनाव लड़ेंगे। तो फिर अब भी ये क्या होगा जब चौधरी वीरेंद्र सिंह उनकी मामा बुआ के लड़के हैं, जब वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर गोगी और तो लगते क्या है जी। देखो सोनू भाई, यहाँ पर दो नामों का हम जिक्र करना चाहेंगे दर्शकों के सामने कि जहां पर जिसको कहा जाए कि पलटू, दो नाम साफ तौर पर इस चुनाव में सामने आए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह हालांकि एक जाट लैंड के एक नेता कहे जाते हैं, एक जाट नेता का अगर कहा जाए तो बांगर की धरती के, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को माना जाता है। और एक अशोक तंवर का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक कि चुनाव में हमने ये देखने का सुनने का मौका मिला कि बिना गेडी का लोटा, हरियाणा में जो हमारी एक आम भाषा है हरियाणवी, उसमें बिना गेडी का लोटा कहते हैं, तो बिना गेडी का लोटा है। तो दोनों एक अच्छे जो पार्टी के नेता रहे हैं, अशोक तंवर और चौधरी वीरेंद्र सिंह, तो इनकी बात पे लोगों ने ये कहा कि बिना गेडी का लोटा है, वक्त देके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लेकिन दोनों ही नुकसान में रहे। अशोक तंवर को एन मौके पर एक ऐसा फैसला लेना कि कांग्रेस में शामिल होना, मिला क्या उनको। और चौधरी वीरेंद्र सिंह को अगर केंद्रीय नेतृत्व की बीजेपी में बात की जाए तो इस्पात मंत्री तक चौधरी वीरेंद्र सिंह को एक बनाया गया और प्रेमलता जी भी एक विधायक बनी। लेकिन आप ये देखिए दोनों ही नेताओं का कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो गए, ऐसे ही अशोक तंवर पर, ऐसे ही चौधरी वीरेंद्र सिंह पर। लेकिन ये बात अलग है कि थोड़े वोटों से ही हारे हैं वीरेंद्र सिंह, पर हार तो चाहे सोनू भाई 1 वोट की भी हो, हार तो हार मानी जाएगी, 32 वोट की हो या फिर 1 वोट की हो या 3200 वोट की हो। एक चुटकुला चल रहा था जी अशोक तंवर के लिए, तो जी ने कहा अशोक तंवर के साथ तो वो बन गई। हाँ, मैं जब भंडारा खाने के लिए अंदर गया तो क्या पूरी खत्म हो पाई, बाहर आए तो चप्पल उठी पाई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कहावत लागू हो सकती है। अब बिल्कुल एन मौके पर 2 दिन पहले 3 दिन पहले, 1 घंटे पहले, 2 दिन नहीं सर, 1 घंटा पहले जिंद में प्रचार करते और भिवानी जाके कांग्रेस ज्वाइन कर। तो आप देखिए ऐसे नेताओं के बारे में क्या जनता नहीं ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है, तो जनता भी जागरूक है और जनता ऐसे नेताओं वायरल होती है उनके हुड्डा साहब के साथ, आपने देखी हो तो। जी। हुड्डा साहब का मुंह देखने लायक था, वो खुद नहीं चाहते थे कि भाई ये क्यों आ गया। तो आप देखिए लोगों ने बोला ऐसा, लोगों ने बोला है कि कुछ तो हमें भी सुनने को मिला कि भाई अशोक तंवर आ गया तो ये जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस का बंटाधार हो गया। तो ऐसे बीजेपी का हुआ। अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में तो वहां अशोक तंवर के साथ क्या हुआ, और वहां से अगर जनता नहीं चाहती थी, क्या कांग्रेस में आने के बाद कोई अलग से तो फूल लगे नहीं, तो चेहरा वही है, विचार वही है, तो कहीं ना कहीं अशोक तंवर का कांग्रेस में आना ये भी एक घाटे का सौदा ही नजर आया पूरे एक विधानसभा चुनाव में। एससी वोट का बड़ा बेनिफिट मिलेगा अशोक तंवर साहब के आने के बाद। एससी वोट तो आपने उसी दिन ही खराब कर दिया था जिस दिन शैलजा जी को नाराज किया था। देखो एससी वोट को अगर हम कहें कि किसी का बंधा हुआ है, अब एससी वोट जागरूक है। कुछ समय पहले हम
बात कर लेते हैं कि भी एससी समाज कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था तो कांग्रेस को वोटें एससी समाज की जाती थी, बीजेपी के साथ आया तो बीजेपी के साथ जाती है। ऐसा नहीं है। आज जो एससी वोटर है वो साइलेंट वोटर है और वो देखता है कि हवा किस तरफ जा रही है। क्या बीजेपी के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी? और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल रहा है तो एससी समाज का ही रहा है, दलित वोट का रहा है। जैसे मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि दलित का साथ मैं कभी भुला नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं दलित समाज का वोटर जो बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। ओबीसी को अपने साथ जोड़ के रखना और जनरल पे कम ध्यान देना। जैसे लोगों के बीच में घूमते थे ना जब जी, जो एससी वोट की बात चल पड़ी है ना जी, एससी पे चर्चा करते हैं थोड़ी ही। ये लोग ये कहते थे कि सत्ता पक्ष से इतने नाराज थे कि भाई हमारे पीले कार्ड कट गए हैं, फैमिली आईडी में हमारे इनकम इतने बढ़ा दी, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अनेकों समस्या गिनाते रहते थे कि भाई बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से भरे। फिर वो वोटों में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं जब लोग इतनी शिकायत आपके खिलाफ रखते हैं और फिर वहां से आप जीत भी रहे हो। सोनू भाई, ये जनता ही नहीं, जो बीजेपी के विधायक थे, जो बीजेपी कार्यकाल में विधायक रहे, वो खुद भी इस बात से खफा थे कि यार हमारे ही नहीं समझ में आता, पोर्टल फैमिली आईडी इस जनता को इतने चक्रों में उलझा दिया कि आम पब्लिक क्या करे। कंप्यूटर वहां पे जाती है ऑनलाइन करवाने तो नई बात बन पाती। तो जनता कहीं ना कहीं दुखी जनता तो थी ही, पर विधायक भी इस बात से बीजेपी के खपा थे, यार ये बिना मतलब का पंगा पा रखा है। लेकिन बीजेपी की एक जो रणनीति रही दलितों के लिए, हालांकि कांग्रेस ने तो ये भी कहा कि 5 किलो अनाज पे इनको क्या बन जाएगा, या तेल पे क्या हो जाएगा, या चीनी देती है भाजपा क्या हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गरीब जनता ने बीजेपी की इन नीतियों पर, जो बिना पर्ची और बिना खर्ची वाली, जिनको घर में नौकरियां मिली, हालांकि यहाँ तक सवाल उठे कि एक पोस्ट ग्रेजुएट MA MPhil PhD वो एक डी ग्रुप की नौकरी कर रहा है, चपरासी का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव है, अन्याय है एक शिक्षा के साथ। पर जो बेरोजगार युवा था जिसने मेहनत से डी ग्रुप पास किया और वो कहीं ना कहीं 25-30 हजार का आदमी बना, तो उस चीज को इन्होंने कहा कि कम से कम हमें फायदा तो हुआ है। और कुछ ऐसे HCS पोस्टें भी लगी हैं कि मेरे सामने एक उदाहरण आया, सोनू भाई मैं जिक्र करना चाहूंगा। धरोदी गांव है जी, तो वहां पे हम गए, नरवाना हल्के का गांव है, तो वहां पे एक बर्तन बेचता था साइकिल पे। और यहाँ पे अगर जात पात की बात ना करें तो एक मीडियम फैमिली से लगा लीजिए या एक बैकवर्ड क्लास से लगा लीजिए, पिछड़े वर्ग से। तो उसके पिताजी वहां पे एक साइकिल पर बर्तन बेचते थे और उनका लड़का पेपर पास कर गया HCS का। हाँ, धरोदी गांव का वो लड़का पिछड़े वर्ग से SDM बन गया। और जब उसके पिताजी से लोगों ने पूछा, भाई ये कहने लगे, भाई ये तो देखो बीजेपी का कमाल है, अगर दूसरी सरकारें होती तो ना हमारे पास पैसा था। सब राज्यों में कहते टैक्सें चलती थी जी, हर नौकरी बोली थी तो अब बोली लगती थी। सच्चाई है ये बात। अब ये जो समीकरण बन रहा है कि बोली लगती थी, ये कहीं ना कहीं धरातल पर भी निखर कर बात आती है। ये कहते हैं कि भाई जिसकी सिफारिश थी वो नौकरी लग जाता, नहीं फिर कोई पूछता ही नहीं था। तो अभी आप खुद अंदाजा लगाइए कि यही जो आज हरियाणा के अंदर हो रहा है कि एक बर्तन बेचने वाले का लड़का HCS है तो बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी उसको मिली है। तो बहुत बड़ा एक ये हरियाणा के अंदर बदलाव है कि भी बिना सिफारिश के और बिना पैसों की नौकरी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस नाम पर भी ऐसे कामों पर बिना पर्ची बिना खर्ची पर मोहर लगी है जी। अभय चौटाला है चुनाव हार गए जी। और वो हमेशा जब से बीजेपी सत्ता में आई है ना, एक बात कहते हैं, जब तक हुड्डा की चलेगी ना कांग्रेस में, हुड्डा स्वयं बीजेपी को जितवाता है। हुड्डा स्वयं इनकी मदद करता है, ये आरोप रहते हैं उनके। और उनके लिखवा के ले लो, जब तक हुड्डा की चलेगी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती हरियाणा में। सोनू भाई, ये आरोप प्रत्यारोप तो पक्ष और विपक्ष लगाते ही रहते हैं, राजनीतिक विषय है ये। पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल जब कुरुक्षेत्र से यहाँ पे प्रत्याशी थे और इनके सामने
ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता थे। तो डॉक्टर सुशील गुप्ता के लोग भी यही कहते थे कि अभय चौटाला जो है ये इसके नवीन जिंदल के लिए काम कर रहा है, ये वोट कटुआ है और उनके लिए काम कर रहा है। ये तो कोई आरोप प्रत्यारोप तो ये राजनीतिक लोग लगाते हैं। जब पहले तो ये आरोप लग रहे थे, हम भी इसी हल्के में रहते, हाँ बिल्कुल, कि भाई अभय चौटाला गुप्ता को हराने के लिए आ गया। हाँ। और जब गुप्ता जी चुनाव हार जाते हैं ना, तब ये कहते हैं कि अभय ने नहीं हराया, हमें कांग्रेस ने हराया है। कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं ने ये बातें बोली तो आपने देखा होगा जो वर्कर थे उन्होंने ये बात बोली है। जब चुनाव हारे इंडिया गठबंधन, लोकसभा का यहाँ से रास्ता खुलने वाला था आम आदमी पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र से, पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने ही यहाँ तक ये कह दिया कि हमारे को हराने वाला ही सुरजेवाला है। ये आप बताइए कि आरोप प्रत्यारोप। लेकिन हमें कहीं नजर नहीं ऐसी बात आई थी कि रणदीप सुरजेवाला ने कोई इनके लिए, जब कई जगह तो हम साथ रहे जहां पर डोर टू डोर रणदीप सुरजेवाला ने किया और साथ में डॉक्टर सुशील गुप्ता भी थे, उनके लिए एक तय दिल से वोटों की अपील की। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं, ये इन्होंने खुद जो लोग हैं किसी पार्टी के, उनको खुद सोचना चाहिए कि जब हार जाते हैं तो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो जाता है और जब जीत जाते हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं। गढ़ गिर के जी बड़े बड़े इस बार, बड़े बड़े धुरंधर अभी भव्य है। आप देखिए कैप्टन अभिमन्यु, जहां पर नारनौंद के अंदर कितना बड़ा एक काम उन्होंने किया और नाम किया, कहते हैं काम पे वोट मिलते हैं। तो कैप्टन अभिमन्यु ने शायद नारनौंद में जो विकास किया, और उस समय वो वित्त मंत्री थे, हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनको हरा दिया और जसी पेटवाड़ वहां से बाजी मार गई। तो लगातार 2 बार की हार बहुत मायने रखती है। दादा गौतम जेपी अपना जननायक जनता पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए और वो सफेदों से वहां सीट जी जाते हैं, कमल खिलाने का काम करते हैं। तो कितना बड़ा एक जो राजनीतिक आज का माहौल है, वो सोनू भाई, जो जिस मतदाता ने अपने दिल में किसी पार्टी के लिए, किसी प्रत्याशी के लिए जगह बना ली, तो आज माहौल ऐसा हो गया है कि अगर एक परिवार में 10 मेंबर हैं तो शायद वो सभी पार्टियों पे 10 मेंबरों के वोट जा रहे हैं। तो यहाँ कुनबा, परिवार, गांव, मोहल्ला। भव्य कैसे देखते हो जी? भव्य के लिए भजनलाल के बहुत बड़ा एक झटका नाम है हरियाणा की राजनीति, बहुत बड़ा नाम रहा चौधरी भजनलाल का, और उनको पीएचडी कहा गया जिनके दादाजी को, उनके दादाजी को, भव्य के दादाजी को राजनीति के पीएचडी। तो उन्होंने अपनी पीएचडी साबित भी की। बड़े बड़ों को मतलब जो है ना एकदम से सरकारें तोड़ने में और जोड़ने माहिर थे और माहिर थे राजनीति में। तो वो कहीं ना कहीं चौधरी भजनलाल वाले गुण कुलदीप बिश्नोई में नहीं आए, और कुलदीप बिश्नोई वाले गुण कहीं ना कहीं भव्य में नजर नहीं आए। तो ये आदमपुर से भव्य का एक चुनाव हारना, तो मेरे हिसाब से कुलदीप बिश्नोई के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि जहां पे गढ़ माना गया और आज तक कभी वहां से आदमपुर से चौधरी भजनलाल का पारिवारिक नहीं हारा, तो पहली बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सेफ सीट यही मानी जाती थी, सेफ सीट मानी जाती थी। और जयप्रकाश ने वहाँ आप ले लीजिए इसमें पार्लियामेंट चुनाव में बाजी मारी और उनके गढ़ को तोड़ने का भी हार तो उसी दिन गए थे जब लोकसभा में जयप्रकाश जी वहां से जीत के आए। जी, आज जब आदमपुर से एक कांग्रेस प्रत्याशी और जयप्रकाश वहां से जीत जाते हैं तो सवालिया निशान तो वहीं से खड़े शुरू हो गए थे। कहते हैं कि कुलदीप जी ने मदद की है, मदद जयप्रकाश की। तो ऐसा तो कौन करेगा, लेकिन ये बातें हैं, चर्चा का विषय बनती रहती है। पर भव्य का हारना वहां से कहीं ना कहीं एक बिश्नोई और चौधरी भजनलाल के परिवार पर, कुलदीप के नाम पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। अभय चौटाला को आप अच्छी तरीके से जानते हो, कई बार मिलते हो उनसे, जब भी आपको मौका मिलता है। उनका क्या कारण मानते हो? क्योंकि अकेले लोग ये कहते थे कि अकेला अभय सिंह लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष की, तो उनकी हार को कैसे देखते? सोनू भाई देखिए, कहीं ना कहीं अभय चौटाला का एलनाबाद से हारना, अगर थोड़ा सा हम एक निष्पक्षता से बात करने का प्रयास करें जी, और बीजेपी, कांग्रेस या और पार्टियों को छोड़ करके कहीं ना कहीं इनेलो की बात करें, तो इनेलो के एक सर्वे सर्वा कह लीजिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद जी, तो उनका हारना कहीं ना कहीं एक हरियाणा की राजनीति में
क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। लगातार 20 साल सत्ता से बाहर रहना और फिर अपना चुनाव भी ऐलनाबाद से अभय चौटाला का हारना, ये कहीं ना कहीं जनता के लिए भी एक सोचने का प्रश्न बन जाता है। अगर ऐसे बड़े बड़े नेता उन पार्टियों के सर्वा अगर चुनाव हारते हैं, अब तो लड़ता उन लोगों के लिए। और आप ये देखिए, एक सीट होते हुए आपने किसान आंदोलन में बात की और किसानों ने खुद भी कहा कि अगर हमारे किसानों की आवाज कोई हरियाणा में उठाने वाला है तो वो चौधरी अभय सिंह है। और अभय सत्य है, जो बात कहता है वो पत्थर की लकीर है। लेकिन कहीं ना कहीं उसी हलके के लोगों ने और अभय चौटाला को हराना, ये बहुत बड़ी एक सोचने का विषय, विचार करने का विषय। क्या ऐसी कमी रही कि अभय चौटाला क्या अपने ही घर को या मतदाताओं को एक संतुष्ट करने में नाकामयाब रहे, या एक बाहरी लेवल पर ही अपना हलका छोड़ करके दूसरे हलकों में ही समय देते रहे, अपना घर नहीं संभाला? तो ये अभय चौटाला के लिए बहुत ही सोचने का एक सोच विचार करने का विषय है। अभय को सोचना पड़ेगा कि मेरे ही घर में जहाँ सेफ सीट मानी जाती थी, वहां पर दूसरा प्रत्याशी, जैसे जलाल परिवार का आदमपुर सेफ है, वैसे ही ऐलनाबाद सेफ। अब ये लाल परिवारों का, अब फिर लाल परिवारों की बात आ जाती है। जैसे तोसाम की ही बात की जाए, या फिर सिरसा की बात की जाए, या फिर हिसार की बात की जाए, जहां राजनीति के एक धुरंधर नेता होते हुए और वो अपने ही एक गढ़ में हार रहे हैं, तो क्या एक आम जनता का विश्वास कहीं ना कहीं परिवारवाद से उठ रहा है, या परिवारवाद की राजनीति खत्म होती जा रही है और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठा रही है? पकड़ ढीली होना बड़े बड़े एक परिवारों की कहीं ना कहीं ये एक सोच विचार का विषय उन परिवारों के लिए है जो अपनी ही जमीन पर खुद एक हार का मुंह देख रहे हैं। जैसे परिवारवाद की बात तो आएगी कौशल जी। जी, कहते हैं कि बीजेपी तो परिवारवाद की राजनीति नहीं करती जी। जैसे इस बार ये लग रहा था, बीजेपी के भी मन में ये बात थी कि भाई शायद इस बार हम सत्ता में वापसी ना कर पाए। वो तो खुद ही सोच रहे थे। राव इंद्रजीत की बेटी को टिकट दे देते हैं, किरण चौधरी की बेटी को टिकट दे देते हैं जी। फिर परिवारवाद कहाँ चला जाता है इनका, जब ये तो स्वयं परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ है। देखो सोनू भाई, या मजबूरियां थी इस हाँ, यस, इस विषय पे भी बात करना जरूरी है जी। राजनीति कहते हैं ना, राजनीति संभावनाओं का खेल है। और परिवारवाद का आपने जिक्र जो किया है किरण चौधरी को लेकर के, श्रुति के लिए अड़ना, या फिर राव इंद्रजीत सिंह का अपनी बेटी के लिए अड़ना, परिवार को तो बढ़ावा बीजेपी में भी शुरू हो ही गया है। लेकिन बीजेपी के लिए भी मजबूरी कहें कि उनकी बात को मानना, कि क्योंकि अड़ गए वो, और अगर वो पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी में कहीं ऐसे बड़े नेताओं की अनदेखी होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लिए बहुत बड़ा एक झटका था। चाहे किरण चौधरी का बीजेपी में आना, एक राज्यसभा सांसद उनको बना दिया, चलो ठीक था, उनको फायदा हुआ। पर फिर किरण चौधरी कहते हैं कि श्रुति को टिकट मिले, तो कहीं ना कहीं एक परिवार के मोह में बीजेपी को झुकना पड़ा इन नेताओं के सामने और अपने एक स्वार्थ को साधने के लिए। तो सवालिया निशान तो बीजेपी भी खड़े हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी अछूती है। अब जी, चौधरी कहते थे, जयप्रकाश जेपी भी बड़ा नाम लेते, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बड़ा नाम लेते थे उनका जी, उदय भान जी, कांग्रेस के सर्वेसर्वा प्रदेश प्रधान। बिल्कुल बिल्कुल। और एक एटीट्यूड था उनके अंदर भी कि भाई हुड्डा का मैं क्लोज हूँ। हुड्डा साहब ये कहते थे लोग कि हुड्डा साहब ने उनको प्रदेश प्रधान बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का। स्वयं चुनाव हार जाते हैं दूसरों को जिताने के चक्कर में, उनकी खुद की पतलून ढीली हो जाती है जी। आपने सही जिक्र किया है। चौधरी उदय भान, नाम बड़ा पर काम छोटा। और उनके पिताजी मशहूर थे, आपको तो पता होगा जी, आया राम गया राम के नाम से। हाँ, उनके पिता, अब आया राम गया राम भी हरियाणा से ही शुरुआत हुई थी और ये आया राम गया राम वाली राजनीति का जो खेल है वो भी हरियाणा से ही शुरू हुआ था जी। और कहीं ना कहीं यही चीज अब अभय चौटाला को ही हम दोष क्यों दें? चौधरी उदय भान भी उससे अछूते नहीं है। अगर उदय भान अपने ही गढ़ में हार जाते हैं तो अभय सिंह चौटाला के लिए तो कोई खास बात नहीं।
वो तो एक लहर भी थी वो कांग्रेस तो की, ये कांग्रेस कहते की थे लहर हमारी में, आंधी है। अगर कांग्रेस आंधी में की आंधी प्रदेश में, अध्यक्ष हार जाए जी। कांग्रेस की आंधी में ही एक प्रभारी प्रदेश प्रधान जी, प्रदेश प्रधान उखड़ जाते हैं बड़े बड़े दरख्त, तो अभय के लिए तो कोई गम, या मैं तो अभय सिंह जी को अगर देख रहे हैं तो कहना चाहूंगा अभय सिंह जी आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो सदाबहार है, तो आप तो फिर भी लड़ाई लड़ना जानते हैं, और आपने जमीनी स्तर पर लड़ाई भी लड़ी है, पैदल यात्राएं भी की हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी एक नेशनल पार्टी का मुखिया अगर उसका ये हाल होता है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उन लोगों पर खड़े होते हैं। आपके लिए तो बहुत बड़ी बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने लगातार वहां से चुनाव जीता है और आपने उन लोगों के बीच में दुख में सुख में काम किया। ठीक है, कई बार जनता थोड़ा बदलाव चाहती है, और आपको इलाहाबाद से कि जनता ने शायद ये सोचा होगा, बीजेपी कहते हैं कि ज्यादा कमजोर हो गई इलाहाबाद से, अगर बीजेपी ट्रायंगुलर फाइट में होती तो फिर अभय चौटाला जी जीत जाते। तो कोई इनके लिए, अभय सिंह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस विषय में ज्यादा गहन चिंतन करने की। कल कोई पत्रकार, उनको तो थोड़ी सी जरूरत है कि लोगों के बीच में जाकर के अपने एक भाईचारे में जाना है। किसी पत्रकार ने इंटरव्यू किया था अर्जुन चौटाला का, वो कह रहे कि भाई अभय जी हार गए हैं, तो अर्जुन कहते कि भाई इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह थे, हैं और रहेंगे। हाँ, वो बात बिल्कुल वो सही हार है। के भी क्या विधायक वहीं के। हारी हुई बाजी को जीत जाए वो सिकंदर कहलाता है, और हारी बाजी को जीतना अभय भी जानता है। लेकिन इतना जरूर गम रहेगा कि अभय अगर इलाहाबाद से चुनाव जीत जाते तो विधानसभा में जो देखने वाला जो ये खिंचाई होती वो वाकई देखने वाली थी। लेकिन विधानसभा अभय सिंह नहीं पहुंच पाए। सुननी लगेगी जी विधानसभा। अभय सिंह के बिना ये बात हम भी मानते हैं, एक बेशक हम एक पत्रकार हैं, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। अभय के बिना विधानसभा में सुनापन जरूर होगा, और ये बात हम भी मानते हैं। इतने विरोध के बावजूद कमलेश डांडा इतने वोट कैसे लेंगे? सेकंड नंबर पे रही है जी कमलेश डांडा। जैसे जिक्र करना कुछ भी नहीं किया कमलेश ने, कुछ भी नहीं किया, और फिर भी सेकंड पोजीशन पे वो पहुंच जाते हैं। वो तो ठीक है, निर्मल सिंह को कहते हैं कि भाई खड़ा किया गया, आजाद सपोर्ट की गई जयप्रकाश द्वारा उनकी, और कि आपको खड़े रहना है, उस वे में कमलेश डांडा हार जाते हैं। और जबकि पूरा हल्का गालियां निकालता था कमलेश के लिए, भला बुरा बोलते थे, और फिर भी वो सेकंड पोजीशन पर आ जाती है, तो एक जीत से कम नहीं है जी। सोनू भाई, यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है। मैं उचाना हल्के में भी रहा, नरवाना में भी रहा, और कलैत में भी मैं रहा। तो जो बात ये आपने कही कि इतना विरोध है, गालियां बीजेपी को मिलती थी, प्रत्याशियों कमलेश को ज्यादा जी, बीजेपी को कम, प्रत्याशियों को और कमलेश डांडा के प्रति बहुत रोष था, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए धरातल पर, सोनू भाई, एक विशेष वर्ग की तरफ से ही गालियां मिली हैं कमलेश डांडा को। विशेष वर्ग, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, दूसरे समाज सीधा कह देते हैं जी। चलो ना कहें, किसान वर्ग पर अगर बात की जाए, किसानों में जो रोष था, या एक खास विशेष किसानों के अंदर जो बीजेपी के प्रति नाराजगी थी, तो उसका खामियाजा कमलेश डांडा जी को श्रीमती माननीय तीन कास्टें कहते हैं ज्यादा नाराज थी कमलेश डांडा से कलायत में। जी, जाट, राजपूत और ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने अपना खड़ा कर लिया था, राजपूत ने अपना खड़ा कर लिया था। तो इनका जो ऐसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी जाति पर फिर ये टिप्पणी हो जाती है। कहते हैं कि हाँ, अगर ब्राह्मण, राजपूत और जाट, और ये नजर भी आता है, सच्चाई भी, चाहे हम बात ना भी करें, इन जहां भी अगर एक बात कहने में हमें कोई शोक्ति नहीं होगी, वोट ही जनरल का बटा है, और इन्होंने अपनों ने ही अपनों को हराया है, किसी दूसरों ने नहीं हराया। ओबीसी समाज की बात करें, उन्होंने नहीं हराया, ऐसी समाज की बात करें, उन्होंने नहीं हराया। अगर अपनों को हराया है तो अपनों ने ही हराया है। और जहां आपने बात जिक्र किया है इन मतलब एक स्वर्ण जाति का, विशेष तौर पर आपने ऐसी ही कास्टों के नाम ले लिए जो एक बहुत बड़ा अपना वर्चस्व तो बनाने में रहते हैं कि हमारा जैसा कोई नहीं, पर जब धरातल की बात आती है तो यही लोग अपनों को लुटिया को डुबोने का काम करते हैं। और ये कलायत में भी हुआ है। कमलेश डांडा की जहां तक बात की जाए तो इन्हीं ने इनको हराने का काम किया, और जबकि दूसरे नंबर पे इतने विरोध के बावजूद कमलेश डांडा का आना, तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। इतने एक एंटी वेव की बात की जाए, या एंटी वेव कमलेश डांडा, उसमें भी अगर वो दूसरे नंबर पे आती हैं तो एक बहुत बड़ा उनका
कद है, उनकी हार होते हुए भी कहीं ना कहीं उनको एक पॉजिटिव सोचना चाहिए कि उनका इतना विरोध के बावजूद अगर इतनी अच्छी वोटें वो ले जाती हैं। जैसे अब कल्याथ में चले तो गए हैं जी। जी निर्दलीय प्रत्याशी नेता लोगों की बात ना हो, जी बड़ा मजबूत चुनाव लड़ा उन्होंने। जी 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 एक निर्दलीय प्रत्याशी टिकट कटने के बाद कांग्रेस की लहर के बाद भी 25,000 वोट क्रॉस कर दे जी, बहुत बड़ी बात है। उनको कैसे देखते हो? और उनका चुनाव काफी अच्छा चला भी, लग भी रहा था कि वो जीत वाली लाइन में है। देखो जी, अनीता ढुल के लिए जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर टिकट ना मिलते, अगर वो तो साफ तौर पर बात है, अगर रणदीप सुरजेवाला की चलती फिर वही बात आ जाती है। तो अनीता ढुल को टिकट श्वेता को मिलती है, श्वेता को मिलती है, अनीता को मिलती है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। हुड्डा साहब की चली और जयप्रकाश जी के बेटे को टिकट मिला, विकास को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर रणदीप का वर्षव होता, दबदबा होता, तो इनमें से अनीता को या श्वेता को मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस की टिकट न मिलना और 25,000 वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ले जाना, तो इसके लिए अनीता ढुल बधाई की पात्र है। हम उनको कमजोर नहीं कह सकते। एक बहुत बड़ा एक उन्होंने कलायत के अंदर अपना एक दमखम दिखाया है। अपने परिवार, अपने 500 गांव को भी इकट्ठा करने का काम किया 500 गांव को इकट्ठा करने का काम किया। और ढुल खाप की बात करें तो कम से कम एकजुटता दिखाती है ढुल खाप। ढुल खाप ने बिल्कुल बधाई की पात्र है, क्योंकि जब बधाई के उनकी पात्र बेटी खड़ी थी तो उन्होंने डट के साथ भी दिया, डट के साथ दिया। और अनीता जी ढुल इस के लिए अगर हम मीडिया तौर पर बात करें, निष्पक्षता से बात करें, तो बधाई की पात्र है। कम से कम एक निर्दलीय होते हुए इतनी अच्छी वोटें लेना, उनके लिए तो एक आने वाला जो समय है, वो भविष्य उनके रास्ते खुल गए। उनके रास्ते भले एक चुनाव वो हार गए हो, उन्होंने अपना दम दिखाया। के रास्ते आगे के लिए खुल चुके हैं। कोई भी पार्टी उनको बड़ी आसानी से टिकट देना चाहेगी। उनके लिए तो आने वाला जो समय है वो स्वर्ण भविष्य है, बिल्कुल होने वाला है। तो अनीता को तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश जी के लिए जो कोई विचार ऐसा देना, औरत महिला पर एक गढ़ की बात करेंगे जी। जी। सोनीपत रोड तक गढ़ बोला जाता है। गढ़ सोनीपत गढ़ ढह चुका है हुड्डा साहब का जी। कैसे देखते हो? देखो, जब बड़े ये कहते हैं हुड्डा साहब सीएम थे ना, सारा पैसा या रोहतक में लगे या सोनीपत में लगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सोनीपत में पैसा लगा या रोहतक को चमकाया। और अगर रणदीप ने कहीं चमकाने का काम किया तो 10 साल के अपने कार्यकाल में कैथल को चमकाने का काम किया। भजन लाल ने अगर चमकाने का काम किया तो हिसार को चमकाने का काम किया। सिरसा को अगर चमकाने का काम किया तो चौटाला परिवार ने किया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हम तो ये बात कहेंगे कि जहां से उनका गढ़ है तो वहां पर काम जनता के लिए करना भी चाहिए, ताकि जनता में उनकी पैठ बने। और वो पैठ गिर गई जी। पैठ तो आप देखिए, अब खानदान और परिवार की बात की जाए तो सिरसा में गढ़ ढह गए। हिसार में चौधरी भजनलाल जी का गढ़ वो खत्म हो गया। और हुड्डा साहब के गढ़ में आप लगाइए तो सोनीपत में वहां भी गढ़ बड़े बड़े धुरंधर जो है ना बाजी हारते हुए नजर आए हैं। तो ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो गढ़ है वो यहाँ पर ढहे हैं। डिप्टी सीएम थे हरियाणा के, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी, हाँ, बड़े फकर से बात लीजिए। 5 साल का जो कार्यकाल, 4.5 साल का एक डिप्टी सीएम का रहना, और एक जिस हल्के से आते हैं वो उचाना से, वो उन्होंने ये बोला कि भाई हमने बीजेपी को हराने के लिए दुष्यंत जी आपको वोट दिए थे, आप बीजेपी के साथ मिल चुके हो, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। और फिर वही उचाना की जनता उसी बीजेपी का वहां से विधायक चुन रही है। उचाना से जी राजनीति क्या आंकलन लगाएंगे सोनू भाई? राजनीति संभावनाओं का खेल है। और जहां दुष्यंत चौटाला जी की बात की जाए, डिप्टी सीएम तक पहुंचाने में उचाना का बहुत बड़ा रोल रहा। और ये विरोध का भी सामना मेरे हिसाब से जितना दुष्यंत के परिवार को करना पड़ा उचाना में ही, चाहे श्रीमती नैना चौटाला की बात हो, उनकी गाड़ी पर एक पथराव हुआ, जो भी हुआ। और अब विधानसभा में आप खुद दुष्यंत चौटाला के जो काफिले पर है वहां पर उनको एक ऐसे एक विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं से दुष्यंत चौटाला का एक इसी में उचाना में बने रहना और खुद एक सीट को हार जाना, तो कहीं ना कहीं राजनीति पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। एक वो कहावत है हरियाणा की मशहूर है जी, कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जी जी बिल्कुल। हुड्डा साहब अब आरोप लगा रहे हैं, उदय भान जी,
ईवीएम खराब थी, 99% बैटरियां चाह रही थी ईवीएम की। हमें तो ईवीएम ने हरा दिया, पूरा ठीकरा अपने ऊपर नहीं लेते, वो ईवीएम के ऊपर फोड़ दिया है। देखिए सोनू भाई, जो जीत का सेहरा है सिर पर हर कोई सजाना चाहता है। जीत जाए तो हम जीत गए, जीत जाए हार तो हम जीत EVM ने हरा गए, दिए। तो हार गए तो ठिकरा ईवीएम पे फोड़ दिया। और वही बात आपने कही कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा, कि इलेक्शन जीते नहीं और कहीं ना कहीं ठिकरा फोड़ दिया कि अपने एक, विपक्षी पार्टी पर, कि भाई इन्होंने हरा दिया या अपनों ने ही हरा दिया। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़ा होता है। जो ये ऐसे जाट लामबद हुए है ना कांग्रेस के प्रति, जी क्षेत्रीय दल को तो इन्होंने समाप्त कर ही दिया। जी और फिर कांग्रेस के साथ इतनी लहर है, आंधी है, तूफान है, उसके बावजूद भी हुड्डा साहब मात्र 31 सीटें 2019 के चुनाव में आई थी और 37 अब आई है, 6 सीटें ही बदलने पाई। इतना बड़ा समाज आपके साथ है, खुल के साथ है। देखो ऐसा है सोनू भाई, जो कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है या फिर क्षेत्रीय दल है, उनको जिन बात एजेंडे को लेकर के पार्टियां चलती हैं उन पे उनको खरा उतरना जरूरी ये नहीं देखते। हरियाणा में इस बार पता क्या हुआ जी, जी मुद्दे किसी ने देखे, किसकी क्या मुद्दे हैं, मुद्दे देखे ही नहीं है। किसकी मैनिफेस्टो में क्या है, किसी का ध्यान नहीं है। एक व्यक्ति ये नहीं बता घोषणा सकता कि पत्र जो था, घोषणा पत्र था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या था, बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या था, ये नहीं था। तीसरा कोई खड़ा हो जाए अपनी विचारधाराओं को लेकर, क्योंकि तीसरा पर वोट तभी आते हैं जब दोनों विचारधाराओं को लोग पसंद नहीं करते। तीसरे थे, उनको वोट काटो बोला गया। लोकतंत्र है, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। लोकतंत्र में सबका अपना अपना अधिकार है, कोई कहीं भी जा सकता है। सिर्फ इस वेट पे कि इलेक्शन को लाके खड़ा कर दिया कि अगर बीजेपी को तो जिताना है आप बीजेपी को वोट दे दो, अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट दे दो। मुद्दों की राजनीति बिल्कुल खत्म थी इस चुनाव में। घोषणा पत्र क्या है, आप क्या दोगे, ये बात कहीं एक बैनर लगा नहीं मिला, एक पर्चा किसी के हाथ में नहीं देखे कि भाई ये हमारा मैनिफेस्टो है, देखो ये करेंगे। पूरे चुनाव में हम और आप लोग घूमे हैं, तो जो पार्टियों के घोषणा पत्र थे, जो लोगों के बीच में उन्होंने रखने चाहिए थे, घोषणा पत्र तो ना बीजेपी वाले लोगों के बीच में रख पाए और ना कांग्रेस वाले रख पाए। मैं प्रेस में आके एक बार बोल दिया तो बोल दिया तो उसके बाद कहीं दिखाई लोगों के बीच में उन्होंने जो अपने मुख्य बातें थी, भाई हम ये करेंगे, वो तो लोग समझ ही नहीं पाए। उनके तो आपस में ही एक बीजेपी वाले खिलाफत कांग्रेस की करते रहे और कांग्रेस वाले बीजेपी की करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये हो जाएगा, बीजेपी आ गई तो ये होगा। किसानों को पीटा, सरपंचों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, ये पीटा। और बीजेपी वालों ने ये कहा कि भी हम बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार देंगे, आपके लिए हमने काम किया है। और ये चीजें का ही मतलब मेनली मुद्दा रहा। और बीजेपी वाले को इतने खुल के कि उनको खुद ही एहसास नहीं था कि ये तीसरी बार आएंगे। तो वो तो एक ज्यादातर इस विधानसभा में एक बात देखी गई कि बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों को कम उठाया। जब वो कहते थे कश्मीर के लिए हम ये कर देंगे, ना उन्होंने यहाँ पर 370 का ज्यादा जिक्र किया, ना विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को बीजेपी वालों ने थोड़ा सा भुनाने का प्रयास किया कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट मिलेंगे। लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वोट बोलते नहीं है ना। वोट बोलता ही नहीं, साइलेंट वोटर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और कांग्रेस की रैली की बात की जाए तो आपको तिरंगा ही तिरंगा नजर आता था। हाथ वाला तिरंगा जी, हाथ वाला तिरंगा, राष्ट्रीय तिरंगे की मैं बात नहीं कर रहा, हाथ वाला तिरंगा। और अगर इनेलो की आप रैली की बात की जाए, आपने देखा कि उचाना में रैली हुई, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वहां पे थे और चौधरी ओम प्रकाश, रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई। तो वोट कहाँ गए? आप ये देखिए, क्या इस बात को जनता नकार चुकी है कि बड़ी बड़ी रैलियां करने से वोट नहीं मिलते? बीजेपी की रैलियों में लोग आते ही नहीं थे, तो वोट कहाँ से आ गए? रैली करनी ने बंद कर दी, रैली करनी बंद ही कर दी। वो कहते लोग आते ही नहीं, जनसभा टाइप करते थे, जनसभाएं। इनकी तो एक छोटी जनसभाएं होती थी, तो वोट कहाँ से? लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मैनेजमेंट है, अपना बूथ मजबूत, हाँ, तो बूथ लेवल पे इन्होंने काम किया। और इन्होंने जो जातीय समीकरण थे, जातीय समीकरण को बीजेपी ने कहीं ना कहीं विधानसभा में मतलब इन पे अमल करने का जो जातीय समीकरण में इन्होंने अपना एक जोर लगाया, उस जोर में ये कामयाब रहे।
और उस चीज का फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिला है। आम आदमी पार्टी अपनी गारंटियां पहुंचाने में कामयाब रही है, लेकिन हरियाणा में कामयाबी नहीं मिल पाई। जिन्होंने चुनाव बिल्कुल गारंटी कार्ड देते बांटे हैं जी कि ये आम आदमी पार्टी कार्ड की तो बिजली देखिए, अब आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करेंगे हम जब एक चुनावी विश्लेषण चल ही रहा है। तो हरियाणा में कार्ड ऐसे दिए गए जैसे एटीएम कार्ड होता है, हाँ कि बैंक में जाइए एटीएम में और पैसे निकाल लीजिए, वही इनका कार्ड और था कि वही कार्ड बिजली फ्री आम होगी आदमी आपकी। पार्टी का था कि जैसे ही लगाएंगे तो ये जो गारंटी है 5 गारंटी वो निकल कर बाहर आ जाएंगे। पर जनता ने दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में आम आदमी पार्टी का झाड़ू नहीं चला। और ये जब भी लोगों से हम बात करते थे क्या भाई झाड़ू को भी कहीं ना कहीं वोट मिलेंगे, लोग कहते रहे छोड़ो आगे देखेंगे। अगली बार तो देखेंगे। इस बार लोगों पे आम आदमी पार्टी की पकड़ नहीं बन पाई। और इनेलो के लिए जब हम लोगों से बात करते थे भाई चौटाला परिवार के लिए इनेलो का क्या होगा, दुष्यंत के बारे में तो लोग यही कहते थे छोड़ो उसके तो छोड़ दो, चाबी को छोड़ो, हाँ। ना चाबी है ना ताला है। और इनेलो के लिए जहां बात कहते थे कि हम लोग प्रयास करते थे लोगों के जहन की बात जानने का कि भाई चश्मे की जरूरत पड़ती है, कहने लगे नहीं भाई चश्मा चुश्मा नहीं चलेगा। तो इस बार साफ तौर पर नजर आ रहा था कि 2 राष्ट्रीय पार्टियां हरियाणा के विधानसभा चुनाव में है और दोनों ही की फाइट रहने वाली है। पर फाइट कहते हैं जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई और हारी हुई बाजी बीजेपी जीत गई। तो मुकद्दर का सिकंदर बनकर के कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के चेहरे पर मोहर लगी है। और मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा नायब सिंह सैनी के बारे में कि जब ये कहीं पंचायत का भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा और हमेशा एक भोलापन जो इनके चेहरे पर था और एक ठेठ हरियाणवी जैसे खादर की भाषा या हरियाणवी एक माना जाता है ये बांगड़ है ये खादर है, तो वो भाषा कहीं ना कहीं लोगों के दिल में उतरी। और नायब सिंह सैनी के बारे में जो हमें चुनाव में सुनने को मिला कि यार 2 साल पहले अगर नायब सिंह सैनी आ जाता तो एक बहुमत की सरकार बीजेपी को कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी लोगों ने उसका एक रिजल्ट दिया और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई। पहली बार ये जब विधायक बने तो पहली बार ही खट्टर सरकार में मंत्री बने, पहली बार सांसद बने, उसके बाद ये फिर प्रदेश अध्यक्ष बने पहली बार, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीधा मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हीं की कमान में ये चुनाव लड़ा गया। तो अब वो दोबारा फिर मुख्यमंत्री का चेहरा एक हरियाणा के अंदर बने हैं। तो अभी जल्द ही शपथ समारोह होगा। कांग्रेस तो मैं नहीं कहूंगा, जो हुड्डा कांग्रेस है ना हरियाणा में, क्या हुड्डा कांग्रेस निजात दिला पाएगी 29 में भी बीजेपी से? हुड्डा की कहीं ना कहीं हुड्डा कांग्रेस की बात करें हरियाणा के में, नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया ना जी, चाहे वो 2014 का लड़ा गया हो, 19 का लड़ा गया हो जी, 24 का लड़ा गया हो, बहुमत नहीं आया हुड्डा साहब की। तो आप 9 में नहीं आया, 14 में नहीं आया, 19 में नहीं आया और अब 24 में नहीं आया। लेकिन 2004 में जो भजनलाल थे, भजनलाल के वे पे सरकार आई। लेकिन मुख्यमंत्री तो 10 साल रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर इन्होंने काम किए हैं तो जनता ने इनको 10 साल दिए भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता का रुख पलटा तो बीजेपी को देखना चाहते थे। अब बीजेपी के कामों पर अगर लोग तो यहाँ तक कहते हैं जी हुड्डा साहब के बारे में कि भाई बीजेपी को खुंटा काटने वाला ना वो हुड्डा साहब है। अगर चौटाला साहब को सजा किस कारण से हुई, लेकिन हुड्डा साहब को इनेलो दोषी ठहराती है कि भाई ये चौटाला साहब को सजा नहीं दिलाते तो हरियाणा में बीजेपी का नामो निशान ये पौधा लगना ही नहीं था। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप है। हुड्डा साहब के बारे में ये भी कहा गया कि बीजेपी की बी टीम है, या जबकि कांग्रेस ने उनको बीजेपी की बी टीम कहा। तो ये तो एक चुनावी बातें हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। पर हुड्डा साहब को भी बहुत कुछ सोचने की जरूरत है इन 5 सालों में। और जो क्षेत्रीय दल अपना वर्चस्व खोते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल का मजबूत होना कितना जरूरी है हरियाणा में? वैसे क्षेत्रीय दल का देखो बात की जाए तो क्षेत्रीय दल का मजबूत होना भी जरूरी है। राष्ट्रीय पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्तर की बातें करती है, लेकिन क्षेत्रीय दल एक क्षेत्र की बात करते हैं, एक अपने हलकों की, अपने विधानसभा हलकों की बात करते हैं, इलाकों की बात करते हैं, क्योंकि वो जो उनको सलाह लेनी है वो यहाँ से लेनी है। हाँ। जो राष्ट्रीय पार्टियों सलाह लेनी है ऊपर लेती है। उनकी कमान जो है हाई कमान से चलती है, और जो क्षेत्रीय दलों की जो कमान है वो क्षेत्रीय नेताओं से चलती है। और उनकी पकड़
आम पब्लिक में ज्यादा होती है। पर क्षेत्रीय दलों का जैसे इस चुनाव में 2024 में जनता ने नकारा है, तो क्षेत्रीय दलों को अपने बारे में सोचना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं मजबूत होना पड़ेगा और जनता के बीच में अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता में आ सकेंगी। अदरवाइज तो राष्ट्रीय पार्टियां ही अपना एक पक्ष और विपक्ष, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, यही एक पार्टियां रह जाएंगी। जैसे बात करें जी, बलराज कुंडू की बात कर लेते हैं। आपने कहा ना कि वे लोगों के बीच में रहना, बलराज कुंडू लोगों के बीच में रहते हैं और इतनी समाज सेवा, 26 बसें चलानी आसान नहीं फ्री में जी, कोई एक बस नहीं चले किसी से, और कंटिन्यू 26 बसें बलराज कुंडू ने चला रखी हैं मुहिम में, और उन जैसे को भी फिर हार का सामना करना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि भाई कांग्रेस की हवा का शिकार हो जाते हैं वो भी। तो यहाँ सोनू भाई जैसा हमने जिक्र किया है राष्ट्रीय पार्टियों का, तो जो बलराज कुंडू की अगर बात करें या निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें, तो निर्दलीय प्रत्याशियों का भी इस बार, जैसा कि पहले हम शुरुआत में चुनावी दौर की शुरुआत में ये सोच रहे थे कि निर्दलीय इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे और किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए ताले में चाबी लगाने का काम करेंगे, लेकिन इस बार वो चीज देखने को नहीं मिली। 3 प्रत्याशियों को ही अगर हम बात करें तो वो आए हैं, और वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से एक टिकट नहीं मिला, वो लोग आए। पर आमतौर पर अगर देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशियों का हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं हुआ है। दोनों ही पार्टियां मुखर तौर पर आमने सामने रही, बीजेपी और कांग्रेस, और तो सबको नकार दिया और बलराज कुंडू को भी अगर मैं बात करूं, बलराज कुंडू ने जो सामाजिक काम किए हैं, सामाजिक योगदान दिया है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लड़कियों के लिए एक बसें चलाना, बहुत उनके जो कार्य है उनको सराहना दी जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों के एक चकाचौंध में बलराज कुंडू को नुकसान हुआ, कि धूमिल हो गए, उनकी छवि धूमिल हो गई और बीजेपी और कांग्रेस में ही लोग बटकर रह गए। फिर जनता पछताते भी ऐसे लोग, और फिर जनता पछताती है, लेकिन उस समय एक चश्मा चढ़ जाता है कि ये हम बीजेपी के साथ, हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों की भूमिका वहां पर कहीं ना कहीं अंधकार में दफन होती हुई नजर आती है। और वही जो कार्य महम में हुआ है वो बलराज कुंडू के साथ हुआ है। बलराज कुंडू बहुत अच्छी पकड़ बना सकते थे और प्रयास भी किया है, आज तक किसी ऐसे प्रत्याशी ने काम नहीं किया जो ऐसा एक लोगों के उन्होंने बनने से पहले किया। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के एक बड़ी छवि में, बड़े नेताओं धुरंधरों में वो कहीं ना कहीं बलराज कुंडू दब कर रह गए, जिसका खामियाजा जैसे बीजेपी सत्ता में है जी, रिकॉर्ड है 14 देख लो, 19 देख लो, आप 19 देख लो, अब 24 देख लो जी। जो बीजेपी के मंत्री बने हैं, बीजेपी के मंत्री को हार का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये क्या कारण रहता है इनके मंत्री, ये एक क्या बनती है ये? सोनू भाई एक कड़वी सच्चाई है। आप ओम प्रकाश धनखड़ जी को ले लीजिए, कैप्टन अभिमन्यु को ले लीजिए, आप जेजेपी वाले देवेंद्र बबली को ले लीजिए, सुभाष बराला जी फायदा उठा के कि राज्यसभा को देख लो, अनूप धानक को आप देख लीजिए, जेपी दलाल को देख लो, जेपी दलाल को कृषि मंत्री को देख लीजिए, ज्ञानचंद गुप्ता एक स्पीकर, जहां विधानसभा में एक वाकया ये दर्शकों तक रिपीट करना चाहेंगे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि घंटियां बजाने का रह गया और रह गया क्या? तो कहीं ना कहीं वो चीज भी रह गया भाई, और रह गया क्या? जब वो बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं वो चीज भी सामने नजर आ रही है जी। और एक नए चेहरों को, क्या जनता, आज जो हरियाणा की जनता है वो नए चेहरों को देखना चाहती है। बीजेपी ने जिन नए चेहरों को टिकट दिया वो कमल 33 में से 19 जीत गए, 19 जीत गए, और कमल बीजेपी के लिए कमल खिलाने का काम उन युवाओं ने किया, उन नए चेहरों ने किया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो रूढ़िवादिता है कि एक ही पार्टी का, ये अनिल विज के ऊपर ये बात नहीं लागू हो रही। उनका अपना काम करने का तरीका लगा लीजिए या उनका बेबाक अंदाज लगा लीजिए कि लगातार 7वीं बार वो वहां से विधायक बने हैं अंबाला कैंट से। तो वो पब्लिक पर्सनली पसंद करते हैं, कई ऐसे उब जाते हैं कि भाई हर बार इसको वोट दें। लेकिन कई जगह बड़े नेताओं को, और एक सबसे बड़ा कारण पता है इन बड़े नेताओं की हार का क्या होता है जी? ये गांव में है ना 2-2 4-4 व्यक्तियों को पकड़ के रखते हैं लोग, उनसे गांव वाले परेशान हो जाते हैं, चलती ही नहीं की है क्या है? वो लोग कहते हैं कि जब विरोध का सामना करना पड़ता है नेता को। यस,
जब उन्हीं लोगों का ले जाकर के काम बनेंगे, हाँ। तो फिर आम पब्लिक सोचती है अब भाई फिर कठपुतली बन गए हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वोट भी देते हैं पार्टी को और उनकी अनदेखी होती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। और सिर्फ कार्यकर्ताओं तक या मुख्य लोगों तक ही ये राजनीति ना रहे, आम पब्लिक तक पहुंचे, तभी कोई जो हमारे चुनावी दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो अपना लोगों के बीच में पकड़ बनाकर रख पाएंगी। जब वो आम पब्लिक तक, एक आम जनता तक अपनी जो उनके एजेंडे हैं उनको पहुंचाएंगी, और जो उनकी एक जो भी नीतियां हैं वो आम पब्लिक तक पहुंचेगी, तभी वो राजनीतिक माहौल में जिंदा रह सकेंगे और भविष्य को अपना को सुनिश्चित करेंगे। तो अंत में हरियाणा की जो जनता अपनी देख रही है, तो जी। क्या मैसेज, क्या कहना चाहोगे कौशल जी आप? दर्शकों, हम तो आपको बधाई देना चाहेंगे कि अब जनता जाग चुकी है, अब हरियाणा जाग चुका है, अब परिवारवाद से ऊपर उठ चुका है, और कहीं ना कहीं जो सरकारें, जो पार्टियां लोगों के, जनता के हित के काम करेगी, जनता कार्यों पर मोहर लगाएगी, विकास कार्यों पर मोहर लगाएगी, और जनता सिर्फ एक रूढ़िवादिता में अपने मत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी, और ना ही इस विधानसभा चुनाव में किया है। तो जनता जागरूक है, आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, कार्यों पर मोहर लगाएंगे या किसी परिवारवाद पर लगाएंगे, ये आपने खुद फैसला करना है। दोस्तों, फिर किसी नई विश्लेषण के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। बने रहिए चढ़ता हरियाणा पर। जय हिंद, जय भारत। तो जो कांग्रेस के समर्थक थे ये चाहते थे कि भाई कांग्रेस सत्ता में आए। आपको भी भली भांति पता है, जब किसी में अहंकार आ जाता है ना कि भाई मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, तो फिर वो विनाश के रास्ते खुलते चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपका एक संगठन, बड़ा संगठन है, मैं एक बात करनी भूल गया, कौशल जी कर लेते हैं जी, वो भी। जी, जी। जो पार्टी हरियाणा में कहते हैं, लोग ही कहते हैं अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई 10 सालों में, वो सत्ता में कैसे आ सकते हैं जब इनके पास संगठन ही नहीं है? हाँ, इसमें ये तो भी तो एक बहुत बड़ा कारण देखो, रहा है। चलते चलते ये बात करनी भी जरूरी है। हाँ। और संगठन का मजबूत होना किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। अगर संगठन कमजोर है, तो यहाँ एक बात ही मुझे याद आती है, बाबा साहब अम्बेडकर की, शिक्षित बनो, संगठित बनो और आगे बढ़ो। संगठन जरूरी है, संगठन बिना कुछ नहीं। संगठन के बिना कहीं भी किसी भी पार्टी की ताकत नहीं और बन संगठन सकती। भी एक्टिव होना चाहिए, नहीं कि भाई नाम रख दिया संगठन के नाम पर। संगठन ही जब लोग किसी फील्ड भी में पार्टी उतरेंगे तभी की, लोगों को जोड़ेंगे। सोनू भाई, संगठन ही किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल बिल्कुल। और संगठन मजबूत है तो पार्टी मजबूत है। बिल्कुल। इसमें कोई अतिशयोक्ति। धन्यवाद। तो भाई, आप जनता स्वयं समझदार है, क्या हुआ हरियाणा में, क्या कारण रहे, आप भली भांति जानते भी हो। सबको, अगर एक पार्टी है अपनी, तो सबको महत्व देना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई ये नेता मुझसे छोटा है या मैंने ये कर दिया, इसके नंबर बन गए। किसी के भी नंबर बढ़ो, आपके संगठन में एकता नजर आनी चाहिए, तभी आप कामयाबी तक पहुंच सकते हो। यही खामियां रही हैं कांग्रेस की, ना वो अपना संगठन बना पाए और ना फिर आपसी तालमेल बना पाए, ना ही टिकट वितरण का एक बड़ा कारण रहा है। क्योंकि 11 तारीख को रात को कांग्रेस ने टिकटें बांटी है। इतनी बड़ा आपकी लहर में भी जब आप इतना डरते हो ना, तो फिर जनता पे भरोसा कैसे कर सकती है? तो जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान, जय किसान, राम राम।